नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और दिन भर की तमाम बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सत्ता कायम रहेगी या फिर कांग्रेस वापसी करेगी, इसका फैसला कल होने वाला है। 19 जिला मुख्यालयों पर मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से ग्वालियर, भिंड और मुरैना में अतिरिक्त बल तैनात है। वेबकास्टिंग की मदद से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कैमरों के जरिए नजर रखेंगे। इस बार चुनाव आयोग ने काउंटिंग के नियम में थोड़े परिवर्तन किए। चुनाव आयोग ने कोविड-19 की वजह से निर्वाचन अधिकारियों से काउंटिंग के दौरान एहतियात बरतने को कहा है। इस बार मतगणना के लिए एक हॉल में 7 से ज्यादा टेबल नहीं लगाए जाएंगे, जिस वजह से हर विधानसभा में मतगणना की राउंड्स की संख्या बढ़ जाएगी। किस विधानसभा में कितने राउंड होंगे, ये विधानसभा क्षेत्रों में वोटर की संख्या तय होगी। इसके साथ ही प्रत्याशियों को हर राउंड में वोटों की गिनती पूरी होने के बाद सर्टिफिकेट्स जारी किए जाएंगे। हर राउंड के बाद ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर मतगणना के परिणामों की घोषणा करेंगे। पहले राउंड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दूसरे राउंड की प्रक्रिया शुरू होगी। साथ ही इस बार पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी होने तक ईवीएम से काउंटिंग को रोका नहीं जाएगा, यानी पोस्टल बैलेट और ईवीएम से मतों की गिनती साथ साथ हो सकेगी, भले ही ईवीएम काउंटिंग के सारे राउंड से खत्म हो जाए। अब की बार काउंटिंग के लिए बड़े स्क्रीन्स लगाए जा रहे हैं ताकि प्रत्याशी और उनके एजेंट्स बाहर से ही पूरी प्रक्रिया देख पाएं। ग्वालियर चंबल संभाग में मतगणना को लेकर के गड़बड़ी की आशंका को देख पुलिस और प्रशासन ने ग्वालियर शहर में 12 पॉइंट चिन्हित किए, क्योंकि यहां रिजल्ट के दौरान हंगामे की स्थिति बन सकती है। वहीं मतगणना स्थल पर 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। दरअसल ग्वालियर जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों के 35 प्रत्याशियों को मिले मतों की गिनती 10 नवंबर सुबह होगी। इस बार मतों की गिनती 6 अलग अलग कमरों में होगी। स्ट्रांग रूम सुबह 7 बजे खुलेगा। डाक मतपत्रों की गिनती सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। आधा घंटे बाद ईवीएम में मतों की गिनती को शुरू कर दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण के कारण इस बार 285 मतदान केंद्र से की संख्या जो है बढ़ गई है और इसी कारण मतों की गिनती का काम कुल जो है 86 राउंड्स में पूरा होगा। ये पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में 21 ज्यादा है। सबसे ज्यादा 32 राउंड ग्वालियरपुर में होंगे, सबसे कम 24 राउंड डबरा में। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इसके पहले प्रत्याशियों की दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। IBS 24 ने इसी पसोपेश के बीच में कि जीत होगी या जनता ने कितना आशीर्वाद दिया है, प्रत्याशियों का हाल जाना, उनका बीपी नापा। दिखाते हैं आपको। तो आप देख रहे हैं हाई प्रोफाइल सांवेर सीट से तुलसीराम सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू दोनों प्रत्याशी हैं। इसके अलावा प्रद्युमन सिंह तोमर एक चर्चित प्रत्याशी रहे। तो इन सब के पास जाकर हमारी टीम ने जाना कि दरअसल इनका हाल कैसा है, क्योंकि आज रिजल्ट से पहले वाली रात है और ये बड़ी लंबी लगती है। सुबह से नतीजे जब तक सामने ना आ जाएं, क्लियर ना हो जाएं, जीत का प्रमाण पत्र ना मिल जाए या अगर कोई और नतीजे हैं तो उसकी पूरी जानकारी ना मिल जाए, तब तक प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी रहती हैं। बहुत बड़ी जिज्ञासा भी ऐसी नहीं है कि कहीं कोई आशंका हो कि हम लोग कोई चुनाव में लूज कर रहे हों। हम लोग अच्छे मतों से चुनाव जीत रहे हैं और वापस सरकार कमलनाथ जी की बन रही है। कल शाम को आप देखना कि कमलनाथ जी परसों मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। मेहनत करना हमारा काम है। हम साथियों ने, हमने सबने, पार्टी सदस्यों ने, आम लोगों ने, सबने बहुत मेहनत की और चुनाव मेहनत करना हमारा कर्म हमने किया है। फल देना ऊपर वाले का, जनता जनार्दन का निर्णय है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में एग्जिट पोल आने के बाद बीजेपी के नेता सभी 28 सीटों पर जीत का दावा दोहरा रहे हैं। बीजेपी के सीनियर नेता मुरैना दिमनी विधानसभा के प्रभारी मंत्री संजय पाठक ने कहा कि ये चुनाव जातिवाद को लेकर था, लेकिन उम्मीद है कि जनता ने इससे ऊपर उठकर चुनाव में हिस्सा लिया है। संजय पाठक ने कहा कि सभी सीटों पर जीत की उम्मीद है। तो इस बार कुछ हमको ऐसा महसूस हुआ वहाँ पे कि जातियों से उठ के मतदान हुआ है और उसका सकारात्मक परिणाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। क्योंकि मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि 28 में से 28 सीट ही निकलनी है।
मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर के ग्वालियर में बनाया गया काउंटिंग वॉर रूम कंट्रोल रूम को अब भोपाल शिफ्ट कर दिया है। बीजेपी के मुख्यालय में एक हिस्से को मतगणना कंट्रोल रूम की शक्ल दी गई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, चुनाव प्रबंधन से जुड़े पदाधिकारी मतगणना की प्रक्रिया पर नजर रखेंगे और इसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया। प्रदेश में चुनाव परिणाम कल आने वाले हैं और राजनीतिक दलों के जो वॉर रूम मतलब ग्वालियर में शिफ्ट थे वो अब वापस कंट्रोल रूम कहना चाहिए कि भोपाल केंद्रित होता हुआ नजर आ रहा है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित तमाम जो सीनियर नेता हैं वो प्रदेश कार्यालय से नजर रखेंगे और आप देखेंगे जिस जगह पर मैं बैठा हूँ लगभग एक कंट्रोल रूम इसी को पूरा बनाया गया है और चुनाव परिणाम को लेकर नेताओं की किस तरीके से निगाह रहेगी। हमारे साथ प्रदेश महामंत्री बीजेपी के मौजूद हैं भगवान दास सबनानी जी। सर, क्या कुछ तैयारियां मतगणना को लेकर पार्टी के स्तर पर, चुनाव आयोग ने तो तैयारी की हैं पर लेकिन बीजेपी के नेता जो है किस तरीके से मतगणना पर निगाह रखने वाले हैं? जिस तरह से चुनाव के प्रारंभिक तैयारियां होती हैं, चुनाव नामांकन भरने के बाद से लेकर के मतदान तक की व्यवस्था हो गई। मतदान के बाद मतगणना सबसे अहम विषय होता है क्योंकि इस दिन तमाम तरीके की शिकायतें होती हैं। विरोधी दल अपनी तरीके से प्रयास करता है, वो दबाव बनाने का प्रयास करता है। इसलिए यहाँ से इसी कक्ष से जब हमने मतदान के दिन सारा कंट्रोल किया था, मतगणना के दिन भी हम सारी यहाँ व्यवस्थाएं करेंगे और यहाँ से प्रत्येक विधानसभा सीट की प्रत्येक राउंड की उसमें कहीं कोई व्यवधान तो नहीं है, निर्विघ्न रूप से मतगणना हो जाए ये प्रयास करेंगे और उनको कहीं वैसी शिकायत होगी तो उसका समाधान करने का प्रयास हम यहाँ से करेंगे। सर, ये माना जाए कि कल प्रदेश कार्यालय का ये हिस्सा जहाँ पर हम लोग बैठे कच्चे एक कंट्रोल रूम के तौर पर काम करने वाला है? हाँ, निश्चित रूप से मतदान के दिन भी ये कंट्रोल रूम था, मतगणना के दिन भी कंट्रोल रूम के रूप में ये इस्तेमाल होगा कमरा और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी इस आशा के साथ, पूरे उत्साह के साथ यहाँ हमारी पूरी टीम लगी रहेगी। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि मैं सगे दिखाऊंगा कि सामने टीवी है जहाँ पर पल पल का अपडेट जो है नेताओं के द्वारा लिया जाएगा। इसके अलावा एक पूरा राउंड टेबल जो है, अंडाकार जो टेबल है वो यहाँ पर लगाई है, जहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत, महामंत्री चुनाव प्रबंधन से जुड़े लोग जो हैं वो फीडबैक लेंगे। और जैसा कि प्रदेश महामंत्री भगवान दास सबनानी बता रहे हैं कि कल प्रदेश कार्यालय का ये हिस्सा जो है वो कंट्रोल रूम में तब्दील होने वाला है। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ सुधीर लंडोतिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार अब सूदखोरों पर शिकंजा कसने के मूड में है। गुना में सूदखोरी के चंगुल में फंसे एक ग्रामीण की हत्या के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त तेवर दिखाए। मृतक के परिवार से मिलने गुना पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे सूदखोरों के खिलाफ न सिर्फ सख्त कार्रवाई की जाएगी बल्कि शिकायत मिलने पर उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। अनाप शनाप ब्याज वसूलने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अकाबद खुर्द में मृतक विजय सहरिया के परिजन से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री ने मृतक को श्रद्धांजलि दी। परिजन को 8.25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिलवाने का वायदा किया। मुख्यमंत्री ने आरोपी पक्ष पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा भी दिया। परिजन के मुताबिक मृतक ने 5,000 रुपए उधार लिए थे, जिसके बदले लगातार खेती किसानी का काम करके कर्ज अदा करता रहा, लेकिन वो 5,000 नहीं चुक पाए। विजय को फोन करके आरोपी पक्ष ने बुलाया और विवाद होने पर कैरोसिन डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। मामले में आरोपी राधेश्याम लोधा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभी 8,25,000 रुपए की राशि जो अधिनियम के तहत मिलेगी उसमें से आधी दे दी, आधी और दी जाएगी। संबल योजना के अंतर्गत 4 लाख रुपया और विजय की पत्नी हमारी बेटी को प्रदान किए जाएंगे। दोनों बेटा और बेटी की शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। अभी हमने विधानसभा के पिछले सत्र में ये कानून बनाया था कि ऐसे कर्जे सारे अपने आप माफ हो जाएंगे और अगर कोई ये कुप्रयास करेगा तो उसको अर्थदंड सहित 3 साल की सजा का प्रावधान किया है। भोपाल से अपने गृह क्षेत्र टीकमगढ़ जाते समय पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता उमा भारती विदिशा के सिरौंज बाईपास चौराहे पर से निकली और वहां कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल माला से उनका स्वागत किया। यहां पर अपने काफिले के साथ उमा भारती कुछ देर के लिए रुकी। उन्होंने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि जहां से भी उनका मूड होगा वहीं से वो चुनाव लड़ेंगी। सवाल ये पूछा गया कि पार्टी जहां से चुनाव लड़ने को कहेगी क्या वो वहां से चुनाव लड़ेंगी। इस सवाल को दरकिनार करते हुए उन्होंने कहा कि जहां से मेरा मूड होगा वहां से मैं चुनाव लड़ूंगी। इस बार चुनाव लड़ने का प्लान है क्या आपका?
अरे तो बता तो दिया, तुमने तो सुना होगा टीवी पे, मैं तुम्हें भी बता देती हूँ कि हाँ मैं चुनाव लड़ूंगी ना, इस बात हो गई है। तो एमपी से लड़ेंगे या पार्टी का ही वहाँ से? मेरे को जहाँ से मूड मेरा बना वहाँ से। कंप्यूटर बाबा पर इंदौर जिला प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। कंप्यूटर बाबा की अवैध संपत्तियों पर दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। जिला प्रशासन ने नगर निगम और पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई कर सुपर कॉरिडोर में किए गए अतिक्रमण को ढा दिया। साथ ही अंबिकापुरी एक्सटेंशन में मां कालिका मंदिर पर भी कब्जा हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई में इंदौर विकास प्राधिकरण की 151 योजना में शामिल लगभग 5 करोड़ रुपए कीमती 20,000 वर्ग फीट जमीन मुक्त करवाई गई। वहीं कार्रवाई को लेकर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस जहां इसे बदले की भावना से प्रेरित कार्रवाई बता रही है। नेताओं का कहना है कंप्यूटर बाबा बीजेपी में रहे तब तक भगवान थे, अब उनके खिलाफ जब बोलना शुरू किया तो दुष्ट और राक्षस बन गए। इधर बीजेपी से समाजित का फैसला बताते हुए संतों को धर्म की राह पर चलने की नसीहत दे रहे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कंप्यूटर बाबा से मुलाकात करने के लिए इंदौर जाने वाले थे, लेकिन उनका कार्यक्रम बाद में रद्द हुआ। अनाधिकृत रूप से इन्होंने करी हो रजिस्ट्री, उसकी भी जांच हम लोग करेंगे। और आश्चर्य की बात है कि एक यूनियन बैंक के खाते का भी फोटोकॉपी यहाँ पे मिला है। कलेक्टर महोदय ने एलडीएम को निर्देश दे दिए कि संबंधित बैंक के अधिकारी से तत्काल इसकी जानकारी निकाली जाए कि इनके खाते में किस प्रकार के ट्रांजैक्शन हुए, उसमें जांच प्रारंभ कर दी गई है। वो बाबा हैं, गुरु हैं, संत हैं, तो उनको धर्म की पताका लेके जाना चाहिए, न कि राजनीति की। और अगर राजनीति में काम करना है तो शुद्ध रूप से राजनीति में आके काम करना चाहिए। जब तक ये कंप्यूटर बाबा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो इनको ये भगवान नजर आते थे। शिवराज सिंह जी को बड़े मन्नत मांगते थे, पूजा अर्चना करते थे। जब उनके खिलाफ बोलना उन्होंने शुरू किया तो वो दुष्ट हो गए, राक्षस हो गए इस तरह की। और जो इस तरह का जो व्यवहार किया जा रहा है, मुझे लगता है ये व्यवहार निंदनीय है। अखाड़ा परिषद ने इंदौर में कंप्यूटर बाबा के गोमटगिरी वाले आश्रम को तोड़े जाने को सही बताया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कंप्यूटर बाबा के आचरण को संतों ने उचित नहीं माना। गिरी ने इसके लिए सीएम शिवराज को और उनकी सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर बाबा का नाम ही अजीब है। आरोप लगाया कि बाबा ने अवैध कब्जा कर अपने लिए सुविधाजनक भवन बनवाया, जो निंदनीय है। कोई भी संत इस कार्य का समर्थन नहीं करेगा। साथ ही इस तरह के जहां भी अतिक्रमण है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कभी इसका ध्यान नहीं दिया और आपके बयान हमेशा इस तरह के आते रहे जो संत के मर्यादा के विपरीत था। तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो भी कार्य किया है वह उचित कार्य किया है। गोचर भूमि को जहां जहां भी इस तरह के लोगों ने अतिक्रमण किया है उसको हटाया जाए। भोपाल के सूखी सेवनिया इलाके के बरखेड़ी गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। दिवाली से पहले घर पर लिपाई पुताई के लिए मिट्टी खोदने गए 4 बच्चों की मिट्टी धसकने से मौत हो गई। एसडीएमओ परिजन के मुताबिक 7 बच्चे मिट्टी खोदने गए थे। मिट्टी खोदते खोदते अंदर गहराई तक चले गए, जिसमें मिट्टी धस गई और 6 बच्चे इसमें दब गए। बाहर खड़ी 6 साल की बच्ची हादसा देखकर घबरा गई और घर जाकर परिजन को बताया। आनन फानन में परिजन मौके पर पहुंचे और सभी 6 बच्चों को वहां से निकाला। हमीदिया अस्पताल ले गए, लेकिन 4 बच्चों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। 2 की हालत गंभीर है। परिवार वाले बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। हालांकि बाद में अधिकारियों की समझाइश के बाद वो तैयार हुए। सभी बच्चों की उम्र 5 से 12 साल है। मिट्टी में दबने वाले 3 लड़कियां और 3 लड़के बताए गए। घटना के बाद ग्रामीण क्षेत्र में मिट्टी खुदाई पर भोपाल कलेक्टर ने रोक लगा दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस हादसे पर गहरा शोक जताते हुए पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। अब मट्टी खोद रही थी, ऊपर से मट्टी धसल गई। कितने बच्चे हैं? वैसे 4 हैं, सेंदिल में घायल में है बिल्कुल। कुल कितने बच्चे थे? 6 बच्चे थे, 2 सही है। 6 बच्चे जो हैं वो पीली मिट्टी खोदने के लिए गए थे अपने, और नीचे से जब मिट्टी उन्होंने खोदी तो ऊपर से मिट्टी धसक के उनके ऊपर आ गई, जिसके कारण उनकी स्थिति गंभीर हुई। बहुत ही दुखद है कि उनमें से 4 को हम लोग नहीं बचा पाए। दे वर ब्रॉड डेड। और जो 2 बच्चे हैं उनके इलाज की जो प्रक्रिया है वो अस्पताल में विधिवत चल रही है। भोपाल के सूखी सेवनिया थाना क्षेत्र के गांव बरखेड़ी में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ है।
और यहां एक परिवार से जुड़े बच्चों की मौत के बाद सभी ने इस पर दुख भी जताया। भोपाल के सुखी सेवनिया के गांव बरखेड़ी में आज सुबह एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ 6 बच्चे पीली मिट्टी खोदने आए थे। ये वो पीली मिट्टी होती है जिससे घरों की लिपाई पुताई होती है, और मिट्टी खोदते खोदते 6 के 6 बच्चे जो थे वो इस मिट्टी के अंदर धंस गए। इस समय हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं जहां पर ये हादसा हुआ था। जो 6 बच्चे थे वो दब गए, जिसमें से 4 बच्चों की जो मौत हो गई और 2 बच्चों को सीरियस हालत में हमीदिया अस्पताल एडमिट किया गया, जबकि एक जो बच्ची थी, जो सबसे कम उम्र की बच्ची थी 7 साल की, उसको यहाँ से निकाल लिया गया है। जो व्यक्ति यहाँ पर मौके पे मौजूद था, उन्हीं से पूछते कि जब वो यहाँ पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा और किस तरीके से बच्चों को बचाया। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि जब आप मौके पे, आपको पता कैसे चला कि बच्चे? मैं वहाँ से आ रहा था तो इधर भाभी हमारी घोड़ा फेंक रही थी। उनने मेरे को बोला, देवर जी आप देखो बच्चों को क्या होगा। मैं भग के आया, मैंने शायद यहाँ पे सांप वगैरह होगा, मैं कूड़ा कचरा पड़ा ही है यहाँ पे। मैं भग के आया तो बच्चों को आके एक को देखा तो वो दब चुकी थी यहाँ पे। तो वो आवाज़ मारी थी, भैया बचाओ बचाओ बचाओ। मैं आया, जब उसको देखा मैंने, जब उसे होश संभाला उसने, लड़की ने, उसने कोई बचाने के लिए आया। उससे फिर हमने लोगों ने निकाला उसे। उसने बोला कि भैया 6 बच्चे और हैं अंदर। यहाँ की जो सरपंच है वो भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। ये शायद पहली बार ऐसा हादसा हुआ होगा, इसके पहले इस तरीके का कोई हादसा? नहीं, कभी कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ, कोई दुर्घटना नहीं हुई। हम लोग इतना लोग प्रिकॉशस हैं, हमारी पंचायत के इतने अवेयर हैं, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब इतनी बड़ी दुर्घटना हमारे साथ कभी हो जाएगी। त्योहार का सीज़न है और ऐसे में इस तरीके का हादसा होना कहीं ना कहीं सभी के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और उम्मीद यही रहती है कि इस तरीके की जो भी चीज़ें हों उसमें बच्चों को इन्वॉल्व ना किया जाए, और कोशिश करें कि परिजन जो है वो बच्चों को इस तरीके से बाहर ना भेजें, ताकि इस तरीके के जो असमय जो हादसे हों वो ना हो सके। कैमरामैन रमेश राजपूत के साथ आकांक्षा शर्मा, IBC 24 भोपाल। बालाघाट के कान्हा नेशनल पार्क क्षेत्र में नक्सलियों का मूवमेंट लगातार बढ़ते जा रहा है। नेशनल पार्क के कोर जोन के साथ साथ बफर जोन मार्ग पर भी नक्सलियों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। इन दोनों ही क्षेत्रों से नक्सली आसानी से बालाघाट, मंडला, छत्तीसगढ़ में भ्रमण कर रहे हैं। इधर नक्सलियों की बढ़ती सक्रियता के मद्देनजर पुलिस ने भी जंगल में डेरा डाल दिया है। जंगल क्षेत्र में लगातार सर्चिंग की जा रही। वहीं दूसरी ओर कान्हा नेशनल पार्क में पहुंचने वाले सैलानियों की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस बेहद सतर्क है। 3 दिन पहले बालाघाट के बैहर थाना क्षेत्र के मालखेड़ी गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक महिला नक्सली की मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीण नक्सलियों के साथ साथ पुलिस का भी उनमें काफी डर है। लगातार हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की उनसे जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है, या कई बार प्रिकॉशनरी भी हम वहाँ पर अपना सर्चिंग ऑपरेशन चलाते हैं, एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन चलाते हैं, और वो लगातार जारी रहेगा। इनफैक्ट इस तरह की कार्रवाई होने से मुझे लगता है कि कान्हा की सुरक्षा और बढ़ेगी और नक्सलियों को ये जगह छोड़कर यहाँ से हटना पड़ेगा। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है। शहर में 108 नए कोरोना मरीज मिलने के साथ 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। जानकार इन दिनों ज़्यादा सतर्क रहने की नसीहत दे रहे हैं, क्योंकि मौसम में कूलिंग और हीटिंग ज़्यादा है। इंदौर में रात में ठंड और दोपहर में तेज़ धूप की इस समय महसूस हो रही है, और इसीलिए कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। शहर में 9 दिन बाद 100 से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। इसके पहले 29 अक्टूबर को 108 पॉजिटिव मिले थे। स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। प्रभावित इलाकों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। हाल ही में कोरोना संक्रमण की दर 2% तक आ गई थी। रविवार को संक्रमण की दर 4.53 के स्तर पर पहुंच गई। स्वास्थ्य अधिकारी मानते हैं कि तापमान के उतार चढ़ाव से फेफड़े, गले और श्वास से जुड़ी बीमारियां बढ़ रही हैं, और कोरोना का खतरा भी इससे बढ़ा है। तैयारी प्रशासन की और स्वास्थ्य विभाग की पूरी मुकम्मल है, और हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। हालांकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है और लोगों का व्यवहार परिवर्तन यदि होता है और वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को अपना लेते हैं, तो हम पूरी तरह से ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित रहेंगे। ग्वालियर चंबल संभाग में अब कोरोना के साथ डेंगू और चिकनगुनिया का भी खतरा मंडरा रहा है। डेंगू के 3 केस मिलने के बाद जिला मलेरिया विभाग हरकत में आया। डेंगू लार्वा सर्वे का काम शुरू किया। मार्च महीने से जिला मलेरिया विभाग डेंगू लार्वा सर्वे और दवाओं का छिड़काव शुरू करता है।
अब की बार लॉकडाउन में सर्वे का काम पूरी तरह बंद रहा, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद डेंगू लार्वा सर्वे का काम शुरू नहीं किया गया। अब मरीज मिलना शुरू हुए हैं तो जिला मलेरिया विभाग की टीम को मैदान में उतारा गया है। जिन क्षेत्रों में मरीज मिले हैं वहां 100 मीटर के दायरे में दवाओं का छिड़काव, साथ ही फॉगिंग करवाई जा रही। कोरोना के साथ ही डेंगू चिकनगुनिया की दस्तक से खतरा ट्रिपल हो गया है, क्योंकि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने पर कोरोना संक्रमण बड़ी तेजी से फैलता है। वहीं डेंगू चिकनगुनिया में प्लेटलेट्स काफ़ी तेजी से घटते हैं और ऐसे में बीमार व्यक्ति को कोरोना का खतरा अधिक होगा। रतलाम रेल मंडल ने 8 महीने बाद डॉक्टर अंबेडकर नगर वैष्णो देवी कटरा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन मालवा एक्सप्रेस को फिर से सोमवार से शुरू कर दिया। ये ट्रेन लॉकडाउन से बंद थी, 8 महीने बाद आज दोबारा शुरू की गई। मालवा एक्सप्रेस का स्वरूप पूरी तरह बदला है। एक्सप्रेस ट्रेन में अब यात्रियों को लिंक हाफमैन बुश वाले नए आधुनिक सुविधाओं वाले कोच मिलेंगे। नए कोच लगने से न केवल यात्री क्षमता एक कोच में 72 की बजाय 80 होगी, बल्कि ये ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है। फिलहाल मालवा एक्सप्रेस सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 11:50 पर चलेगी। ये ट्रेन अगले दिन शाम को 6:30 बजे वैष्णो देवी कटरा पहुंचेगी और इस तरह वापसी में गाड़ी कटरा से 11 नवंबर से बुधवार, शुक्रवार, रविवार को सुबह 6:55 पर रवाना होगी और अगले दिन दोपहर में करीब 1 बजे डॉक्टर अंबेडकर नगर स्टेशन पहुंचेगी। वैष्णो देवी के लिए 9 तारीख से स्टार्ट होने जा रही है। पहले ये ट्रेन प्रतिदिन चलती थी, लेकिन विशेष ट्रेन को इसको 3 दिन रखा गया है कि इंदौर से प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रवाना होगी यहाँ से। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।